Hello students, myself CS Preeti Malik Singh. By qualification I am company secretary, law graduate and master of commerce. देखिए आज हमारा 4th डे है और आज हम ये रिवीजन करने जा रहे हैं. इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं. जिस बच्चे की क्लास नहीं हुई है वो इनसे पहली क्लासेस देख सकते हैं 1, 2, 3 बैक टू बैक. और आज हमारी 4th क्लास है. I will try to finish this chapter in today's class. तो बहुत आराम से बैठे रहना, फटाफट से मैं रिवीजन करा रही हूँ. हमारे रिवीजन का नाम ही है फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास. उसी के साथ साथ कोई भी बच्चा अगर हमारे से अदर फैसिलिटीज लेना चाहता है तो जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, नंबर में बता देती हूँ 4x96023333. इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकता है अपने नाम के साथ. तो उसको जो बेनिफिट्स हैं, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, वो भी दे दी जाएंगी. चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर. और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. मैम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है, एक बार इसे प्लीज बता दीजिए. बिल्कुल मैं बता देती हूँ. द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स. कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी की पर्सनालिटी है, ये लॉ कहता है कि कंपनी की पर्सनालिटी जो है वो उसके साथ जो जितने भी मेंबर्स हैं उनसे अलग है, जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. देखिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे, फिर उसके बाद हम यहां से रिवाइज करेंगे. देखिए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एक बेनिफिट है. अगर कोई भी कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस करता है, कंपनी फॉर्म में बिजनेस करता है, तो उसको सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, सबसे बड़ी प्रिविलेज यही होती है कि उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है. सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की होती है तो उससे क्या फायदा है, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जो व्यक्ति पैसे दे रहा है और कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको क्या फायदा है कि इन फ्यूचर अगर लॉसेस हो जाते हैं तो जो उसकी इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनल एसेट्स हैं उससे रिकवरी नहीं होती, कंपनी की अपनी एसेट से रिकवरी की जाती है. ठीक है, तो उसे उसका रिस्क मिनिमाइज कहीं ना कहीं हो जाता है. ये सबसे बड़ा फायदा एक कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने का है. लेकिन ये फायदा क्यों दिया जाता है? सबसे पहली बात, कंपनी वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट हो, एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ चल रही हो, और मेन पॉइंट कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है, कंपनी फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव कुछ गलत नहीं होना चाहिए, फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए. अगर फ्रॉडलेंट ऑब्जेक्टिव होता है तो फिर ये जो आपको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी का जो एडवांटेज मिला है, ये आपसे वापस ले लिया जाता है. इट मींस, कहने का मतलब ये क्या कह रहे हैं, देखिए प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ, अ कॉर्पोरेशन इज क्लोथ विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी. लॉ की प्रोविजन ये कहते हैं कि कंपनी के चारों तरफ कानून है, कानून से लिपटी हुई है, और कंपनी की होती है डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी. ऐसा प्रिसेप्शन लॉ का है. तो लॉ कहता है कि कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. येट इन रियलिटी इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. लेकिन अगर एक्चुअलिटी में देखें तो ये क्या है, एसोसिएशन of persons who are in fact in way beneficial owner of property of the body corporate. ये तो हमारे लॉ कह रहा है कि क्या होती है कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी. बट अगर हम एक्चुअलिटी में देखें तो बताइए एक्चुअलिटी में क्या नजर आ रहा है हमें, कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who are in fact the beneficial owner of property of the body corporate. It means देखा जाए तो एक्चुअल में जो बेनिफिशियल है, जिनको बेनिफिट मिलने वाला है, वो तो कौन है, वो तो नेचुरल पर्सन है या अदर पर्सन है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. तो ये हमारा लॉ कहता है, ये हमारी एक्चुअलिटी है. नाउ आगे देखते हैं. कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू द नेचुरल पर्सन. तो कंपनी किसके थ्रू वर्क करती है, कंपनी जो वर्क करती है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंपनी की जो वर्किंग होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है कहीं ना कहीं नेचुरल पर्सन्स के थ्रू. तो कंपनी जो काम करती है वो किसके थ्रू करती है, नेचुरल पर्सन्स के थ्रू. इट मींस एक्चुअल बेनिफिशियरी भी कौन होते हैं, नेचुरल पर्सन्स. लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन रेज कर रही हूं और फिर उसका एक एक करके आंसर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसकी एक फीचर होती है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी इसका एडवांटेज मिलता है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके मैम, समझ में आ गया. क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी जो उसके पीछे लोग जुड़े हुए हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, क्या उनके लिए एक एडवांटेज है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, क्या एक बहुत बड़ा एडवांटेज है? आंसर इज यस.
तो क्या हम कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी की छत्र छाया में बिजनेस करने में बहुत फायदा है? क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट हुए तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन अगर लॉसेस हुए तो सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी से ही रिकवर किए जाएंगे, क्योंकि कंपनी की एसेट्स अलग है और हमारी एसेट्स अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे उठता है, क्या हमेशा ये कॉर्पोरेट व्हील जो है, जिससे हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी बोल रहे हैं, जिससे हम सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोल रहे हैं, क्या ये हमेशा बनी रहेगी या कभी ये ब्रेक भी हो सकती है? अगर ये ब्रेक होती है तो कब होती है, और ये ब्रेक होगी तो क्यों होगी, और ब्रेक करेगा तो कौन करेगा, और इसका इंपैक्ट क्या आएगा? ये बड़े सारे क्वेश्चन हमारे मन में चले। क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी का एडवांटेज मिलता है? आंसर इज यस। क्या मैम सेपरेट लीगल एंटिटी कभी ब्रेक हो सकती है, या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को खत्म किया जा सकता है, या कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जा सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। हो सकता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी को खत्म कर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो मैम कब होता है? जब भी कभी कंपनी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रही है। कैसी एक्टिविटी कर रही है? फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रही है, और कंपनी तो खुद कर नहीं सकती, तो कंपनी के पीछे वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे होते हैं, रॉन्ग इंटेंशन से कंपनी बनाई होती है, कंपनी का फायदा लेके, कंपनी के पीछे रह के, कंपनी को आगे दिखा के कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। जब भी कभी ऐसा होगा तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ या फिर पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील। व्हाट इज द पर्पस? लिफ्ट करने का पर्पस क्या है? लुकिंग बिहाइंड द एक्चुअल पर्सन्स ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन्स, मतलब जो इसके पीछे ये देखना चाहते हैं एक्चुअल में बेनिफिशियरी कौन है, उनको चेक करने के लिए लिफ्ट करना जरूरी है। मैम अगर लिफ्ट कर दिए तो क्या होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगी और जो एक्चुअल पर्सन है वो सामने आ जाएंगे। कैसे? देखिए, अभी क्या है कि एक तरफ तो कंपनी है और दूसरी तरफ क्या है? मेंबर्स हैं, या फिर हम डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स, ये सब लोग हैं, और बीच में क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो इसको तो हम बोल रहे हैं कंपनी हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन जब इसमें पियर्सिंग करके चेक किया जाता है, क्या चेक किया जाता है? लुकिंग एक्चुअलिटी, है ना, लुकिंग बिहाइंड द, कि यहां इनके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन है वो जो कंपनी को एक्चुअल में रन कर रहे हैं, किनको इसका फायदा हो रहा है, तो इसे बोला जाता है। जब इस तरीके से होता है तो क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो सबसे बड़ा ये ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये चेक करना होता है कि कौन बेनिफिट ले रहा है एक्चुअल में, क्योंकि यहां पे अभी ये बात बोली भी थी ना कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस आर द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, तो उनका पता लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, मैम ये किस केसेस में लिफ्टिंग हो सकती है, और जैसी अगर सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगी तो फिर इसका इंपैक्ट क्या आएगा? देखो, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो क्या फायदा है? कंपनी की जो लॉसेस होंगे वो कंपनी खुद बियर करेगी। लेकिन अगर सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो गई है तो उस केस में अब जो उसके कनेक्टेड पर्सन्स हैं, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, जो एसोसिएटेड है कंपनी के, उनकी एसेट्स भी कंपनी की एसेट्स मान ली जाएंगी और उनके बीच में कोई फासला नहीं रखा जाएगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा रिकवर किया जा सकता है। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए मैम ये ऐसा कब कब हो सकता है, थोड़ा सा आप बताओगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। देखिए, एक तो आपको यहां पे पढ़ना है, इसके अलावा आपको एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ना है, लेकिन दोनों में मैं अंतर बता देती हूं। यहां पे जो पढ़ना है वो एक ओवरव्यू है और एग्जीक्यूटिव में डिटेल में है। क्योंकि मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रही हूं तो मैं उसी बेसिस पे, क्योंकि अब तो देखिए फास्ट ट्रैक में तो और भी कम टाइम लगाया जाता है, जो मेरी डिटेल क्लास है उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अब मैं आपको यहां पे कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम चीजें बता के आपको रिवाइज करा दूं। अब सुनिए ध्यान से, क्या मैम ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे ऐसा होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी जो है, या हम कह सकते हैं मैम लिफ्टिंग कहां कहां पर होती है? मैंने पिछली बार ये भी बोला था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिफ्टिंग, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। इट मींस यहां पे पर्दे को क्या किया जाता है? बेपर्दा लिफ्ट करके सेपरेट लीगल एंटिटी में अंदर चेक करके कि कौन लोग काम कर रहे हैं। तो मैम कौन कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो, सॉरी, कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे लिफ्टिंग होती है? तो मैं बता देती हूं।
एग्जाम में एग्जीक्यूटिव लेवल के, क्योंकि देखिए ये तो अभी आपका ही हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया वो मैं बताती हूं। दो तरीके से लिफ्टिंग की जाती है, एक तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशंस है और एक जुडिशियल डिसाइडेड केसेस हैं। क्या बोला मैंने? एक तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है और दूसरा जुडिशियल डिसाइडेड केसेस हैं। मैम दोनों में अंतर क्या है? स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन का मतलब होता है कंपनी एक्ट के अंदर ही बोल रखा है कि यहां पे ऐसा हो सकता है, लिफ्टिंग हो सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। तो वो तो लॉ के अंदर डिफाइन किया, उसे तो हम क्या बोल रहे हैं? स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। और दूसरा केस हमने क्या बताया? जुडिशियल डिसाइडेड केसेस। जुडिशियल डिसाइडेड केसेस में ये है कि जहां पहले से ही ऐसे केसेस जहां पे पहले से ही लिफ्टिंग की गई है, तो अगर ऐसे सेम सर्कमस्टांसेस दोबारा से अराइज होते हैं तो उस केस को बेस लेके, उस डिसाइडेड केस को बेस लेके हम लिफ्टिंग कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैम हर केस में लिफ्टिंग हो सकती है, फिर तो कोई किसी को बिजनेस ही नहीं करने देगा। आंसर इज नो, हर एक केस में लिफ्टिंग नहीं हो सकती। लिफ्टिंग सिर्फ तभी हो सकती है या तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन के जो केसेस हैं वहां पे स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन में जहां पे सेक्शंस में बताया है, और दूसरा जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट वन। मैम ये ऐसा कौन करता है, किसके पास पावर है? तो कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट ब्रेक करती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उठ सकते हैं कि कौन करता है, तो कोर्ट ब्रेक करती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। लिफ्टिंग और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील, कंपनी हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मींस कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग इट्स मेंबर्स। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स वो क्रैम करने हैं, कीवर्ड्स वो क्रैम करने हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है। तो देखिए, सेपरेट एंटिटी इज अ स्पेशल प्रिविलेज। एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि कई सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे, स्पेशल प्रिविलेज एंड 3 पॉइंट्स और दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। तो इसमें आप बोल सकते हो सेपरेट एंटिटी इज अ स्पेशल प्रिविलेज। आगे क्या कहते हैं? द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी इज स्टिल द बेसिक प्रिंसिपल, होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज बेस्ड, बट एज सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी। लॉ में ही बेनिफिट है, प्रिविलेज है। इट मस्ट बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस ओनली, मतलब लॉफुल जो बिजनेस करोगे उसमें आपको ये एडवांटेज मिलेगी। नेक्स्ट वन, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। क्या बोला मैंने? फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वेयर फ्रॉडलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज is made of legal entity, the individual concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. It means अगर आप fraudulent activity रन करोगे कंपनी के आड़ में आके, कंपनी के पीछे, तो आपसे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की ये शेल्टर, ये छत्र छाया छीन ली जाएगी। नेक्स्ट वन, हु ब्रेक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन ब्रेक करता है? कोर्ट ब्रेक द कॉर्पोरेट व्हील। कौन ब्रेक करता है? कोर्ट ब्रेक द कॉर्पोरेट व्हील। द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल एंड अप्लाई प्रिंसिपल व्हाट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील। इट मींस ये लिफ्ट करने की पावर किसकी है? ये लिफ्ट करने की पावर है कोर्ट की। नाउ कोर्ट लुक बिहाइंड कॉर्पोरेट एंटिटी। व्हाट इज द पर्पस? हम कह सकते हैं व्हाट इज द पर्पस। पर्पस क्या होता है ऐसा करने के पीछे, क्यों ये खत्म की जाती है? द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड टेक एक्शन एज दाउ नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम मेंबर एग्जिस्टिंग एंड मेक द मेंबर और कंट्रोलिंग पर्सन लाइबल। देखिए, ये देखिए, लाइबल फॉर डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी। इट मींस पहले तो ये पता लगाया जाता है कौन एक्चुअल पर्सन्स हैं, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसके बाद फिर उन्हीं को लाइबल कर दिया जाता है, जिम्मेदार कर दिया जाता है। किसके डेट्स के लिए? कंपनी के डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। नाउ कोर्ट व्हील इज लिफ्टेड व्हेन इन डिफेंस प्रोसीडिंग सच एज फॉर इवेजन ऑफ टैक्स, जैसे टैक्स की चोरी की आपने कंपनी बना के। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी शैल टू कवर रॉन्ग डूइंग्स, ये केस भी है। हाउएवर शेयर होल्डर कैन नॉट टास्क फॉर लिफ्टिंग व्हील फॉर देयर पर्पस। शेयर होल्डर अपने पर्पस के लिए क्या नहीं कर सकते? लिफ्टिंग नहीं कर सकते। डिसाइडेड केस है। उसी के साथ साथ ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे लिफ्टिंग हुई है, आपका यहां पे बहुत डिटेल में ना देके सिर्फ प्रोविजंस दिए हैं, बहुत डिटेल में नहीं दिया, सिर्फ प्रोविजंस दिए हैं, वही मैं बता रही हूं आपको। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेट व्हील हैज बीन यूज्ड फॉर कमीशन फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट।
इट मींस अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है क्या करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए और इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, तो उस केस में भी लिफ्टिंग हो सकती है। वेयर द कॉर्पोरेट व्हील हैज बीन यूज्ड कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, इन सच अ सिचुएशन कोर्ट्स हैव लिफ्टेड द व्हील एंड लुकिंग एट द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। सपोज करो एक एक्स लिमिटेड कंपनी रियल एस्टेट बनाई और बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया कि हम आपको फ्लैट बना के या कुछ भी बिल्डिंग बना के देंगे, लेकिन बाद में नहीं दी। तो अब यहां पे तो जो जिन लोगों ने पैसा दिया वो तो कंपनी को बोलेंगे कि हमारा पैसा रिफंड करो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो उसको जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी उनका ऑब्जेक्टिव था सिर्फ कलेक्शन ऑफ फंड करना। यहां पे कोर्ट क्या बोलेगी, वो तो ये बोल देंगे कि ठीक है आप कंपनी से रिकवर करो। कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहां पे जो कंपनी की अगर देखा जाए तो कंपनी को बनाने का पर्पज ही कहीं ना कहीं हम फ्रॉड था, तो उस केस में कोर्ट आदेश देगी, ऑर्डर देगी कि एक कंपनी और जो इसको चलाने वाले पर्सन है वो सेम है, और अब जो आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ कंपनी पे नहीं करेगी, उसके लिए मेंबर्स भी जिम्मेदार होंगे क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म कर देंगे। Are you got the point? Agency instrumentally where corporate facet is really an agency of instrumentally। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी इंडिया के अंदर चल रही है और वो इंडियन कंपनी एक्ट से बनी हुई है, बट उसमें जो कंट्रोलिंग है, उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, उसमें जो मेंबर्स हैं वो किसी अदर कंट्री के हैं, और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लड़ाई या कुछ भी इस तरीके की स्थिति बन जाती है, तो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि जो इसके मेंबर्स हैं वो अलग है और कंपनी अलग है, क्योंकि देखिए जो कंपनी बेनिफिट्स लेगी वो मेंबर्स को देगी। यस और नो? तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कॉन्फ्लिक्ट पब्लिक पॉलिसी, कई बार आपको ये भी हो सकता है व्हाट डू मीन बाय पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पब्लिक पॉलिसी का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के सिटीजन्स को लिए, पर्सन्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ पॉलिसीज बनाती है। जो भी कोई उसके खिलाफ जाके कोई भी काम करता है तो उसे बोलते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उसी के साथ साथ आगे चल के जब अगले लेवल पे आप पहुंचोगे, क्योंकि आपके यहाँ उतना ज्यादा डिटेल में दे नहीं रखा है, तो मुझे लगता है मुझे उतना ही बताना चाहिए जितना आपके एग्जाम में आ सकता है अभी के लिए। बहुत डिटेल में विद केस स्टडी आगे चल के आपका आएगा तो वहां पे देखेंगे। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये जो डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर का केस है, ये केस का नाम आपको जरूर याद करना है। ये केस का नाम आपको मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वो केस है जहां पे लिफ्टिंग हुई थी, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी। ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत फेमस केस है और आगे भी आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप इसे लर्न करना। देखते हैं क्या कह रहे हैं। It was held that company will be regarded as having enemy character if persons having de facto control or its affairs are resident in an enemy country or wherever they have acting under instruction from on behalf of enemy। यहाँ पे ये कह रहा है कि डैमलर कंपनी लिमिटेड और कॉन्टिनेंटल टायर का एक केस हुआ था जिसमें ये कह रहे थे कि जो एक्चुअल में कंपनी है ना, हमें कंपनी में क्या देखना है, जो कंपनी चल रही है उसके जो कंट्रोलिंग पर्सन है, उसके जो मेंबर्स हैं वो चेक करो। अगर वो एनिमी कंट्री के रेजिडेंट है तो वो कंपनी में हमारे लिए एनिमी हुई। आर यू गॉट द पॉइंट ना? अगर कोई कंपनी किसी कंट्री में चल रही है और उनकी उस कंट्री के साथ लड़ाई चल रही है, कंपनी आपकी कंट्री में काम कर रही है, आपके लॉ के हिसाब से बनी है, बट कंट्रोलिंग पर्सन एनिमी कंट्री के हैं, तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है और जो एनिमी कंट्री है उसकी या जो कंट्रोलिंग पर्सन है उनकी सेपरेट एंटिटी है। ऐसा नहीं बोल सकते। कंपनी भी कहीं ना कहीं एनिमी कंट्री की है, कंट्री कंट्रोल कर रही है, तो हम उसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पे डिसरिगार्ड कर दी जाएगी क्या, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, और मान लिया जाएगा कि इसके बेनिफिशियरी वही लोग हैं। नेक्स्ट है इवेजन ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्सेस की चोरी करने के लिए कंपनी बनाई। वेयर इट वॉज फाउंड दैट सोल पर्पज फॉर विच द कंपनी वॉज टू इवेड टैक्सेस, कोर्ट विल इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी एंड मेक इंडिविजुअल लाइबल टू पे टैक्सेस विच दे हैव बीन पेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं इवेजन ऑफ टैक्स के लिए। इवेजन ऑफ टैक्स के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूं, बस एग्जाम्पल से समझना। सपोज करो मिस्टर ए है और मिस्टर ए की 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट इनकम है, ठीक है, और ये क्या कर लेते हैं, 4 कंपनी बना लेते हैं।
एक्स प्राइवेट लिमिटेड, वाई प्राइवेट, जेड प्राइवेट लिमिटेड और ए प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 4 कंपनी बना ली और इन्होंने इन कंपनी का बनाने का जो पर्पस था, ये जो अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्होंने 25-25 हजार इनमें ट्रांसफर कर दी। तो अब जब इनकी कोई इनकम नहीं रहेगी तो इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। मैं यहां पे बहुत डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि डिटेल में अगर आपको जाना है तो अगले लेवल पे फिर दोबारा से रिपीट है। मैं सिर्फ आपको इवेजन ऑफ टैक्स आपके यहां पॉइंट है, एक एग्जांपल देके समझा रही हूं। तो मिस्टर ए की अगर 1 लाख की इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो वो क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट ही ट्रांसफर कर देता है कंपनीज में। तो जो इनकम होगी वो कंपनी की होगी, यस और नो। तो जो कंपनी की इनकम होगी तो टैक्स भी कौन देगा, कंपनी देगा। इस मिस्टर ए को तो देना नहीं होगा। बट आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी का पर्पस क्या है बनाने का, ताकि मुझे टैक्स ना देना पड़े, इवेजन ऑफ टैक्स हो। तो कहीं ना कहीं ये केस स्टडी आगे चल के आपकी आएगी बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या कह रहे हैं, मिस्टर ए का पर्पस क्या है कंपनी बनाने का, चारों कंपनी का सिर्फ वही इनकम है जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसके अलावा कोई इनकम भी नहीं है। तो यहाँ तो प्राइमा फेसिया, अगर वैसे भी डिटेल में भी आप जाके देखो तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का पर्पस क्या है, टैक्स की चोरी करना। तो यहां पे इन कंपनी की और मिस्टर ए की एंटिटी सेपरेट ना रख के दोनों की क्या कर दी जाएगी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कंपनी की डिसरिगार्ड कर दी जाएगी और यहां पे ये इनकम किसकी ट्रीट कर ली जाएगी, मिस्टर ए की, और वो चाह कर भी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भी लिफ्टिंग हो जाएगी क्या, कॉर्पोरेट व्हील। तो इवेजन ऑफ टैक्स, अगर कोई टैक्स की चोरी करने के लिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो उस केस में कंपनी की जो पर्सनालिटी है, जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, उसको डिसरिगार्ड कर देगी कोर्ट, और जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं दोनों के, जो कंट्रोलिंग पर्सन है वो सेम मान लिए जाएंगे और उस केस में उन्हें लायबल कर दिया जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूं। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, देखो इस पॉइंट को पहले एक बार मैं आपको इससे एक एग्जांपल देती हूं। मान के चलिए कोई एक्स लिमिटेड है और उसे ह्यूज प्रॉफिट्स हुए हैं एक्स लिमिटेड को। तो जो एक्स लिमिटेड के एम्प्लॉयज हैं, जो एक्स लिमिटेड के अंदर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, एज पर लॉ वो इन्हें क्या देगा, बोनस देगा। क्या देगा, बोनस देगा, क्योंकि एक्स लिमिटेड को बड़े सारे प्रॉफिट्स हुए हैं। बट एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अपने प्रॉफिट्स उठा के वाई कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। अपने सारे प्रॉफिट्स उठा के किसे दे दिए, वाई कंपनी को। इन्होंने अपने एक सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। क्या इनकॉर्पोरेट करी, सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। अब आप सोचेंगे मैम सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, नेक्स्ट चैप्टर जो एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ सेकंड है उसमें ये सारा डिटेल में ही पढ़ना है। बट अभी के लिए ध्यान रखो, इन्होंने अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और वो प्रॉफिट उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो एक्स लिमिटेड है, जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रॉफिट्स थे, तो उसे कंपनी के एम्प्लॉयज को क्या देना था, बोनस देना था एज पर लॉ। लेकिन जब प्रॉफिट्स नहीं रहेंगे तो प्रॉफिट्स किसको ट्रांसफर कर दिया, अपनी सब्सिडी को। तो अब वो सीधा सीधा कह सकता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिंपल सी बात है। तो इस केस में देखा यह जाएगा कि इन्होंने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, जल्दी बताओ उसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, जो बोनस देना है उसको अवॉइड करना, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर मतलब क्या होता है, फायदा, लेजिस्लेशन। अगर कोई लॉ ऐसा है जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए है, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए है, लेकिन आप उस लॉ को ब्रीच, एक तरीके से लॉ को अवॉइड करके आप इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट इसीलिए कर रहे हो ताकि हम अपने सारे प्रॉफिट यहां ट्रांसफर कर दे और इनको हमें बोनस ना देना पड़े, तो आप डाल हो तो हम पात हैं। इट मींस यहां पे इस कंपनी की जो सेपरेट, ये क्या बोलेंगे, एक्स लिमिटेड की सेपरेट लीगल एंटिटी है, वाई की एंटिटी सेपरेट है, एक्स के अपने प्रॉफिट्स हैं, वाई के अपने प्रॉफिट्स हैं। तो जब एक्स में प्रॉफिट्स होंगे तभी तो देंगे। तो इट मींस लॉ, यहां पे लॉ क्या बोलेगा, तुम डालो तो हम पात हैं। इट मींस इस केस में हम कह सकते हैं वाई की सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर दी जाएगी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिसरिगार्ड कर दी जाएगी और वाई के प्रॉफिट एक्स के प्रॉफिट मान लिए जाएंगे और एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाएगा। अब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। Avoidance of welfare legislation is as common as avoidance of taxation approach considering problem necessarily to be the same. Therefore, it was found that sole purpose का होता है मेन पर्पस, फॉर्मेशन द न्यू कंपनी। बताइए जल्दी से, क्या यहां पे नई कंपनी फॉर्म की थी? आंसर इज यस। वॉज टू यूज इट डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड, रिड्यूस टू द
amount to be paid by way of bonus to workmen. The Supreme Court upheld piercing of will look at the real transaction. तो यहाँ पे actual transaction check किए जाते हैं कि actual situation क्या है. Next one is unjust and inequitable purpose. ये point है ना, आपको हर जगह मिलेगा. आप कभी पार्टनरशिप लॉ पढ़ते हो तो वहां पे भी आता है, आप कभी वाइंडिंग अप पढ़ोगे वहां पर भी आएगा. ये मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट बताना चाहूंगी एक्चुअल में पॉइंट है क्या. देखिए क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज करो आप बाहर रहते हो. बाहर कहाँ रहते हो? पीजी वगैरह लेके रहते हो और आपके पेरेंट्स आपको पर मंथ 20,000 रुपीज भेजते हैं. उसमें से वो बोलते हैं कि 10,000 बेटा तुम्हारे फिक्स्ड खर्चे हैं, जैसे कि पीजी का रेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रेस्ट ऑफ द 10,000 हम आपको इसलिए भेजते हैं जब आपको जरूरत पड़े तब आप क्या कर सकते हो, उस समय आप इन पैसे को यूज कर सकते हो. मुझे एक बात बताइए, जो 10,000 की अमाउंट है वो स्पेसिफाइड है कि आपको कहां यूज करनी है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 10,000 है उसके लिए रेस्ट ऑफ द 10,000 आप वहां यूज करते हो जहां आपको जरूरत पड़ती है, बट आपके पेरेंट्स ने स्पेसिफाई नहीं किया कि यहां यूज करना है. बिल्कुल इसी तरीके से कोर्ट भी क्या करती है, कोर्ट को जो पावर मिलती है वो लॉ से मिलती है. वो बोलता है यहां पे आप लिफ्टिंग कर सकते हो, यहां लिफ्टिंग कर सकते हो, यहां लिफ्टिंग कर सकते हो. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिफाइन नहीं होता. यहां पे ये बोल दिया जाता है कि अगर आपको सही लगे कि यहां पे लिफ्टिंग करनी है तो आप यहां पे लिफ्टिंग करके किसी के जस्टिस के लिए आप लिफ्टिंग कर सकते हो. तो इट मीन्स अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल पर्पस. Where it was found that company has abused its corporate personality for an unjust and इनइक्विटेबल पर्पस. अगर कभी भी कंपनी यूज की जा रही है कोई सी अनजस्ट इनइक्विटेबल पर्पस के लिए, कोर्ट वुड नॉट हेजिटेट. तो कोर्ट यहां पे हेजिटेट नहीं होती टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. Further, corporate wheel could be lifted when act of a corporation are allegedly opposed to justice, convenience and interest of revenue or workmen or are against to public interest. तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं जहां पे unjust and equitable purpose के लिए अगर कंपनी है तो वहां पे एक्चुअल पर्सन्स को फाइंड आउट करके उनको लाइबल किया जा सकता है. लास्ट में क्या बोल रहे, दस इन एप्रोप्रिएट केस द कोर्ट डिसरिगार्ड द सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड लुक बिहाइंड द लीगल पर्सन और लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. ये थी हमारी लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के कुछ केसेस जो हमने खत्म कर लिए हैं. अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर बहुत ही एंड में पहुंच रहा है तो कोशिश करेंगे आज इसे खत्म ही कर ले. कंपनी का डिफरेंशिएशन दिया है, कंपनी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर बिजनेस एंटरप्राइज. दूसरे बिजनेस से इनका डिस्टिंक्शन किया है तो वो देख लेते हैं हम कहां पे है. पहला इन्होंने डिस्टिंक्शन दिया है कंपनी एंड पार्टनरशिप. कीवर्ड पे ध्यान देंगे, डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड द पार्टनरशिप फर्म. सबसे पहले डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, ये हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं. अगर डिफरेंशिएशन करें पार्टनरशिप में और कंपनी में तो कंपनी की डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी होती है, बट यहां पे पार्टनरशिप फर्म में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. पार्टनरशिप फर्म और उसके जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स और पार्टनरशिप बोथ आर द सेम पर्सन, उनको अलग नहीं ट्रीट किया जाता, बट कंपनी में कंपनी की एंटिटीज सेपरेट शो की जाती है. प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, आगे नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने प्रॉपर्टी का रखा. अगर पार्टनरशिप की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स की होती है, बट कंपनी के केस में कंपनी जो है कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है. हम जानते हैं कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स की हम नहीं बोल सकते. क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं. क्रेडिटर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के वही क्रेडिटर्स होते हैं इंडिविजुअल पार्टनर के, है ना. उसी के साथ साथ पार्टनर्स लाइबल होते हैं. बट अगर कंपनी की बात करें, क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी कैन प्रोसीड ओनली अगेंस्ट कंपनी, नॉट अगेंस्ट इट्स मेंबर्स. यहां पे जो क्रेडिटर्स एक्शन लेंगे वो कंपनी के अगेंस्ट लेंगे, ना कि मेंबर्स के अगेंस्ट. लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है. एक म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्म में. म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ फर्म बट मेंबर्स ऑफ कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट. ये आपको पता होगा कि पार्टनर्स जो होते हैं वो एजेंट होते हैं, बट मेंबर्स कंपनी के एजेंट नहीं होते. हम पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं. पार्टनर कैन डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इनकर्ड लायबिलिटी एज लॉन्ग एज एक्ट इन द कोर्स ऑफ फर्म बिजनेस. मेंबर्स ऑफ अ कंपनी हैज नो सच पावर. मेंबर्स के पास प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने की पावर नहीं होती. आगे, एक पार्टनर फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन
मेंबर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पार्टनर फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कर सकता। आप मुझे एक बात बताओ, फैमिली का एक मेंबर है तो मेंबर बोलते हैं, सारे लोग एक साथ खड़े हैं तो क्या बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स, है ना। पूरी फैमिली बोला जाता है, एक है तो मेंबर और सारे एक साथ है तो फैमिली। तो फैमिली क्या है, मेंबर्स को मिला के जो आपके घर वाले लोग हैं उनको मिला के पूरी फैमिली बनी है। इसी तरीके से अगर एक व्यक्ति है तो पार्टनर और सारे पार्टनर है तो कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, फर्म। तो वो खुद से क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट मींस अ पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज फर्म वेयर एज अ मेंबर ऑफ कंपनी कैन, जबकि कंपनी के साथ मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ट्रांसफर हिज शेयर्स, partner cannot transfer his share and make the transfer a member of firm without the consent of अदर पार्टनर्स। आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो अपना शेयर होता है वो बिना अदर पार्टनर की कंसेंट के ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी में जनरली क्या होता है, शेयर्स आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, मेंबर्स आर नॉट बाउंड बाय दी सिंगल कंपनी। नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्शन ऑन अ पार्टनर्स अथॉरिटी। Restriction on a partner's authority contained in partnership contract do not bound outsiders, whereas such restriction incorporated, ऐसी restrictions कहाँ पे लिखी होती हैं, articles are effective because the public are bound to acquaint themselves with them। देखिए, जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंपनी के साथ जुड़ता है, उसको आर्टिकल्स कहीं ना कहीं पढ़ना होता है। वो आर्टिकल से पढ़ता है कि उसकी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पार्टनर की ऑथोरिटी होती है, रेस्ट्रिक्शंस जो होती है पार्टनर्स की ऑथोरिटी की, वो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके लिए आउटसाइडर्स बाउंड नहीं होते। बट अगर यहाँ पे देखें आर्टिकल्स की, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो पब्लिक को आर्टिकल में जो लिखा है उससे क्या होना पड़ता है, बाउंड होना पड़ता है। लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, वेयर एज कंपनी के केस में लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन आप पढ़ के ही आए हो, परपेचुअल सक्सेशन आपने पढ़ाई है। पार्टनरशिप फर्म में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, क्योंकि अगर किसी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो कई बार फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व। बट ऐसा कंपनी के केस में नहीं होता। कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, the death of insolvency of shareholder or all of them does not affect life of company, but in case of partnership firm dissolve the firm। ऑडिट की अगर हम बात करें, कंपनी में ऑडिट कराना कंपलसरी है, प्रॉफिट्स हैं प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन फर्म के केस में तभी ऑडिट होते हैं जब एक लिमिट क्रॉस करती है। कंपनी इज लीगली रिक्वायर्ड टू हैव इट्स अकाउंट ऑडिटेड। नेक्स्ट वन, क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी तो क्रिएशन ऑफ लॉ है, और पार्टनरशिप कैसे बनती है, रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड कैन बी डिसॉल्व बाय एनी टाइम बाय एन एग्रीमेंट। तो वो डिसॉल्व भी कैसे हो सकती है, एग्रीमेंट से डिसॉल्व हो सकती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड HUF। हिंदुस्तान के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत फेमस है, तो उसमें और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। मेंबर्स, कंपनी कंसिस्ट हेट्रोजीनियस वेरिड और डाइवर्स मेंबर्स, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर जो मेंबर बनते हैं वो सिर्फ फैमिली के ही लोग होते हैं, सिंस इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली इटसेल्फ। नेक्स्ट वन इज कर्ता। अगर कर्ता की बात करें तो JH जो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है उसमें जो घर का मेन मेंबर होता है, जो मुख्य पर्सन होता है या जिसे मुखिया बोलते हैं, वही क्या बनता है, कर्ता धर्ता, जो मैनेज करता है पूरे बिजनेस को। बट कंपनी के केस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शायद आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, जब आप क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज पढ़ते होंगे। बिकम अ मेंबर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर मेंबर कैसे बनते हैं, जैसे ही किसी का बर्थ होता है वो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर हो जाता है, बट कंपनी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आपको कंपलसरी नहीं है, बट अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का तो बर्थ ही कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन से। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड LLP। कंपनी और LLP के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि कंपनी का एडवांटेज क्या है। तो बताइए कंपनी का एडवांटेज क्या है। कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, बताइए। यही है कि वहां सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो हमने देखा कंपनी का एडवांटेज ले लिया, क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म का एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप डिसीजंस क्विक एंड फास्ट ले सकते हो,
है ना, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। बट कंपनी में डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनी में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो जो बेस्ट फीचर कंपनी की है और बेस्ट फीचर पार्टनरशिप फर्म की है, उन दोनों को एक साथ मिला के एक कॉन्सेप्ट लेके आए प्रोफेशनल्स के लिए, जनरली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट मीन्स आपको नाम से ही नजर आ रहा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी है और बिजनेस किस फॉर्म में? पार्टनरशिप के फॉर्म में। चलिए तो देखते हैं, इसमें हम कह सकते हैं इट्स अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। So alternative corporate business, LLP is an alternative corporate business firm that give benefit LLP of a company and flexibility of a partnership. Continue, चाहे उसमें पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं फिर भी वो क्या रह सकती है? कंटिन्यू। कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम। उसी के साथ लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इज लाइबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, बट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। उनकी लाइबिलिटी सिर्फ कितनी रहती है? जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। आर यू गुड द पॉइंट? नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्ट। नो पार्टनर इज लाइबल, नो पार्टनर इज लाइबल, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा। दस इंडिविजुअल पार्टनर आर शाइल्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर्स पार्टनर, रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। इट मीन्स यहां पे कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो एक पार्टनर है दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, खुद अपने एक्ट के लिए इंडिपेंडेंटली लाइबल होना पड़ेगा। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज जो डिटरमाइन की जाती है दैट इज बाय एग्रीमेंट। किससे डिटरमाइन की जाती है? एग्रीमेंट। हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलएलपी जो है, एलएलपी है वो इट्स अ हाइब्रिड कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ, किस किस का? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर। एलएलपी इज अ कॉल्ड हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। एग्जाम में कीवर्ड सिर्फ डार्क करने, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेपरेसी, LLP is a body corporate legal entity separate from its partners having perpetual succession. It means नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? किसी पार्टनर की डेथ वगैरह होती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इज ऑर्गेनाइज ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, अनेबल प्रोफेशनल टेक्निकल एक्सपर्टाइज इनिशिएटिव्स थ्रू कंबाइन विद फाइनेंशियल रिस्क कैपेसिटी इन इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर। आगे हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। डिसएडवांटेज, कि एक कंपनी फॉर्म में अगर एक कोई कंपनी फॉर्म करता है तो उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो हम देख लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फ्लोटेशन। देखो सुनो मेरी बात, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के थ्रू होती है। मैं आगे इनकॉर्पोरेशन आपको सिखाऊंगी भी कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, तो अगले चैप्टर में वो है सारा। तो इनकॉर्पोरेशन जो होता है उसका एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर होता है और एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर से ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। आर यू गॉट द पॉइंट? अब जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर अगर देखा जाए तो वो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और वो प्रिस्क्राइब लॉ का प्रोसीजर पता होता है प्रोफेशनल्स को। तो एक बात तो साफ हो गई कि बिना प्रोफेशनल के आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते और इट टेक लॉट ऑफ टाइम। मतलब लॉट ऑफ टाइम, हम आज की डेट में तो टाइम नहीं लगता, बट जो फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ज्यादा होती है। कंपनी बन चुकी है, उसके बनने के बाद फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो ये कह रहे हैं एक्सपेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फ्लोटेशन। देखिए क्या कह रहे हैं, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज कपल्ड विद कॉम्प्लेक्स कंबर्सन डिटेल लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोसीजर होता है पूरा, जैसे सेक्शन 7 में प्रोसीजर दे रखा है। इट टेक्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। उसके बाद कह रहे हैं अगर कंपनी बन भी गई तो वर्क जो होता है उसमें किसके हिसाब से होता है? पूरी की पूरी कंपनी किसके हिसाब से रन होती है? एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। बहुत सारी रिटर्न्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पीरियडिकली, एनुअली, इवेंट कोई हैपन हुआ तो आपको किसे फाइल करना पड़ता है? ROC को। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करते हैं। किसको फाइल करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आगे क्या कह रहे हैं? सर्टेन बुक्स एंड रजिस्टर, कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है, जो कंपलसरी आपको मेंटेन करने और कंपनी को अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करने पड़ते हैं। अप्रूवल एंड सेंशन ऑफ, आज की डेट में कंपनी लॉ बोर्ड तो नहीं रहा, अप्रूवल ऑफ NCLT एंड गवर्नमेंट कोर्ट, रजिस्ट्रार और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टेन कॉर्पोरेट एक्टिविटीज। कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे आपको अप्रूवल्स लेनी पड़ती है अथॉरिटीज से। उसी के साथ कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा है, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा है कि आपको एनुअल रिपोर्ट्स,
बैलेंस शीट, ऑडिट, ये सारी चीजें, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता कंपनी के अंदर में। तो नॉट विद स्टैंडिंग एलोबरेट लीगल प्रोविजन डिजाइन टू एंश्योर मैक्सिमम डिस्क्लोजर्स of corporate information to the members of company have restricted accessibility to internal management day-to-day administration of corporate working. Separation of control from ownership. देखो members तो पैसे देके साइड हो जाते हैं, अब उसको जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ownership, the members of company do not have effective and intimate control over its working as can have in other forms of business organization, say in partnership form. Thus, in particularly in big companies in which number of members is too large, exercise any effective control over day-to-day affairs. Greater social responsibility. Section number 135 है, उसके तहत CSR करना होता है, मतलब कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको कंपल्सरी डोनेट करना ही करना है सोशल वर्क के लिए। तो ये आगे क्या कह रहा है? हैविंग रिगार्ड एनॉर्मस पावर्स वाइल्डेड बाय कंपनी इम्पैक्ट दे हैव ऑन सोसाइटी, द कंपनी आर कॉल्ड शो ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्किंग फॉर द पर्पज आर सब्जेक्ट टू ग्रेटर कंट्रोल रेगुलेशंस। टैक्स बर्डन, 1 रुपया भी कमाओगे तो भी टैक्स देना है, इसमें कोई आपका स्लैब्स नहीं होता, कितने स्लैब हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, नहीं, फ्लैट रेट होता है। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द टैक्स बर्डन ऑन कंपनीज मोर देन other forms of business organization including partnership firm. कंपनी बन तो गई, लेकिन अगर कंपनी बंद करनी है तो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को बंद करने के लिए प्रोसेस होता है जिसे वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो इट मीन्स द एक्ट एलाबोरेट डिटेल प्रोसीजर, ये ध्यान देने वाली बात है, डिटेल प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी विच इज मोर एक्सपेंसिव, उसमें भी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, मोर एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है देन दैट विच इज एप्लीकेबल टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट 2013, इसमें कुछ डेट हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। कंपनी बिल 2012 फाइनली बिकम द कंपनी एक्ट 2013। प्रेसिडेंट ऑन 29th of August 2013 was notified एंड इफेक्टिव डेट इज 30 अगस्त 2013। देखो, एक डेट वो होती है जिस दिन प्रेसिडेंट बिल के ऊपर साइन करते हैं, जो जिस दिन प्रेसिडेंट ने बिल पे साइन करा दैट इज 29 अगस्त 2013, एंड जिस दिन से ये इफेक्टिव हुआ दैट इज 30 अगस्त 2013। ओके, उसी के साथ इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, जिसे हिंदी में संशोधन भी बोलते हैं, जैसे कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017, ऑर्डिनेंस एक्ट, इस तरीके से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई। अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लेड टू ओमिशन ऑफ वेरियस सेक्शन। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कोड आया था कुछ भी बंद करने के लिए। पहले क्या था, हमारे यहाँ पे बड़ी दिक्कत थी कि मान के चलिए किसी ने, बैंक ने पैसा दे दिया किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो पैसा लौटाता ही नहीं था और बड़ा मुश्किल था उनसे पैसा लेना। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कोड आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के नाम से, जिसमें क्या है कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, सभी को किस तरीके से इंसॉल्वेंट अगर है तो किस तरीके क्या प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बहुत सारे प्रोविजंस इसके अंदर दिए हैं, वो डिटेल में आप आगे चल के पढ़ोगे। तो उसकी वजह से कंपनी एक्ट के अंदर भी, क्योंकि कंपनी भी उसमें कवर कर दी, तो कंपनी एक्ट के बहुत सारे सेक्शन जो हैं उसके अंदर चेंजेस करना पड़ा, उसका तालमेल बिठाना पड़ा किसके साथ? आईबीसी के तहत। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फाइनेंस एक्ट 2017 amended section number 182 with regard to prohibition and restriction regarding political contribution। एक्चुअली पहले लॉ में क्या था कि जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन इन्होंने फिर उसमें अमेंडमेंट करी कि उस सेक्शन में अमेंडमेंट करके ये कि आप कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनी कर सकती है। उसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो सर्कुलर ऑर्डर से हमने चेंजेस करे। कंपनी एक्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोविजंस। अगर कंपनी एक्ट 2013, हालांकि अब देखो नया कंपनी एक्ट बोलना तो अच्छा भी नहीं लगता, क्यों, अब इतना 2020 चल रहा है, 2013 का एक्ट है, 7 साल हो गए, बट फिर भी न्यू ही बोला जाता है। तो जो हमारा पुराना एक्ट था कंपनी एक्ट 1956, उसमें बहुत सारे प्रोविजन नहीं थे जो कंपनी एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि एसोसिएट कंपनी, अगली क्लास का टॉपिक है। 1% कंपनी, पहले क्या था कम से कम 2% चाहिए कंपनी चलाने के, लेकिन आज की डेट में इवन सिंगल पर्सन भी कंपनी को रन कर सकता है। स्मॉल कंपनी, छोटे लेवल की कंपनी है, छोटा बिजनेसमैन चाहता है मैं कंपनी फॉर्म में बिजनेस करूं, तो वो सारे लॉ की फॉर्मेलिटी ना पूरे करके
छोटे लेवल पे बिजनेस करता है स्मॉल कंपनी के फॉर्म में। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो बेसिकली प्रॉफिट्स नहीं हो रहे उससे और वो सरवाइव नहीं कर पा रही, अपने आप को प्रोविजंस नहीं फॉलो कर पा रही, तो वो लॉ के एक प्रोसेस के थ्रू अपने आप के डोर क्लोज करवा लेती है, लेकिन कंपनी बनी रहती है। डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसका, उसमें ये दे रखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, स्पेशल कोर्ट, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, सेक्रेटरी ऑडिट, क्लास एक्शन, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। मतलब पहले क्या था, ऑडिटर फिक्स होता था, एक कंपनी का कोई ऑडिटर है तो बस वही है, लेकिन आज की डेट में रोटेट करना कंपलसरी हो गया है। उसी के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ई वोटिंग, ये नए कॉन्सेप्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, ये आप लर्न कर सकते हो। रेजिडेंट डायरेक्टर मतलब इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करे उसमें डायरेक्टर। स्पेशल कोर्ट्स बना दिए हैं और महिलाओं का कहीं ना कहीं वुमेन्स को इन्होंने एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दी है कि वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है कुछ कंपनीज में, वो लिमिट है पूरी। ये सारी बातें इसमें बोली हैं। लास्ट टॉपिक अगर इस चैप्टर का हम देखें, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 1। देखिए जो भी सेक्शन नंबर 1 होता है कंपनी एक्ट का, वो ये कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। क्या बोला मैंने, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट में बोलते हैं कंपनी एक्ट 2013। एक्सटेंड कहां कहां पे लगता है, एंड कमेंसमेंट किस दिन से लागू हुआ। तो एक्सटेंड की बात करें होल ऑफ इंडिया, एंड प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ 220 की बात करी। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मैं बता देती हूं इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो अगर उस एक्ट के साथ कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, तालमेल नहीं बैठता, तो वहां पे इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करते हैं। एक्सेप्ट इन सो फार सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट, लागू होता है लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक एक्ट है उसके साथ अगर तालमेल नहीं बनता तो वहां पे कंपनी एक्ट नहीं लगता, नहीं तो लगता है। बैंकिंग कंपनीज में सेम, एक्सेप्ट सेम वही बात बोली है कि बैंकिंग एक्ट है अपना, बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1949, अगर उसके साथ तालमेल नहीं बनता तो फिर बैंकिंग एक्ट के प्रोविजन लगते हैं, नहीं तो कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है। सेम एज यूजुअल ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बोले कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे लगता है, लेकिन जहां पे इनकंसिस्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ वहां पर नहीं लगता। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वो होती हैं जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। जैसे कि आप अगर ये चाहो ना, ये डिटेल में देखना चाहो तो यूट्यूब पे मेरी क्लास है पूरी बेसिक CSEET के बच्चों के लिए। ये आप जाओगे CSEET डेमो में जाओगे तो वहां पे न्यूमरस मेरी क्लासेस हैं, आप वो भी देख लेना। न्यूमरस क्लासेस दी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो। उसमें बेसिक कंपनी लॉ कैसे पढ़ा जाता है उसमें मैंने डिटेल में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की सारी चीजें बता रखी है, तो आप वो भी देख लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना, अच्छा रहेगा आपके लिए। एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट इन सो फार, जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं जैसे कि ICSI है, ICAI है, तो उन्होंने कहा कि अगर उसकी प्रोविजंस वहां पे इनकंसिस्टेंट है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन, अगर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह चेंजेस करते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं एप्लीकेबल नहीं होता, अदरवाइज एप्लीकेबल होता है। तो कुछ प्रोविजंस इन्होंने यहाँ पे बताए। उसी के साथ साथ आपका ये पूरा चैप्टर आज हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। फर्स्ट पार्ट हमारा एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का पूरा हो गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ सेकंड, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसका हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, इसका टेस्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको, क्योंकि देखिए आज आप हैंड टू हैंड टेस्ट करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इट्स बेटर कि नेक्स्ट क्लास में आप पूरा पढ़ लेना। कल की क्लास में एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पार्ट 1 का आपको टेस्ट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ किसी तरीके की अगर कोई और प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।